हे गाइस, हमारा आज का टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण या कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इससे पहले हमने पढ़ा था ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सी गाइस, 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक भारतीय जो कृषि थी वो जीवन यापन का एक साधन था। कोई व्यापारिक कोई कमर्शियल एफर्ट नहीं था, कोई व्यापारिक प्रयत्न नहीं था। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ था, भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला था और वो था कृषि का वाणिज्यीकरण। तो कैसे कैसे ये सब हुआ कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है। विशेष फसलों का उत्पादन जो था वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा था, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। होता क्या था, पहले क्या था, हमारे एक ग्राम एक इकाई होते थे। मान लीजिए ये कोई विलेज है और इसमें हम वो जो सारी चीज़ें उगाएंगे या वो सारे प्रोडक्शन करेंगे जो विलेज में ही उसका क्या हो जाएगा, उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा और गांव की ज़रूरतें गांव में ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब ये कृषि का वाणिज्यीकरण क्या हुआ तो क्या हुआ, नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो बेनिफिट की चीज़ें उगाई जाने लगी। मतलब कि कृषि उत्पादन की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे करना, जिसमें कृषि उत्पादों का उपयोग व्यापारिक मुनाफे के लिए किया जाने लगे। किसके लिए? बेनिफिट के लिए। पहले हम क्या करते थे, कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्शन करते थे, अब व्यापारिक मुनाफे के लिए प्रोडक्शन होने लग गया। तो इसको कहेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण या कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम आसान शब्दों में देखें तो परंपरागत फसलों के स्थान पर या परंपरागत उद्योगों के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन, इसमें फसलें हैं, परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन, ये कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। नकदी फसलें क्या होती हैं? मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसाले, फल, चाय, कॉफ़ी, रबर, नील, ये सब। तो अब ये फसलें क्यों उगाने लगे? क्योंकि अन्न उगाने की जगह पे ये फसलें ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने लगी थी। और ये जो बगान उद्योग था, ये जो वाणिज्यीकरण था, इस काल में अपने चरमोत्कर्ष पर यानी हाइट पर पहुंच गया था। और इनके जो ओनर्स थे, इनके जो स्वामित्व था वो यूरोपियों के हाथ में था और इनका उत्पाद मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए ही तैयार किया जाता था। एडम स्मिथ ने भी कहा था कि जो व्यवसायीकरण है वो उत्पादन को प्रोत्साहन देता है और इसके परिणाम स्वरूप समाज में समृद्धि आती है। लेकिन औपनिवेशिक कॉलोनियल शासन के अंतर्गत जो व्यवसायीकरण लाया गया था उसने केवल ब्रिटेन को समृद्ध बनाया, भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वैसे तो कृषि का वाणिज्यीकरण जो है वो एक बहुत ही बेहतर प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन भारत में उपनिवेश था तो ये बेहतर सिद्ध नहीं हुई, ये वर्स्ट सिद्ध हुई। क्योंकि ये कैसी थी? आर्टिफिशियल और थोपी गई प्रक्रिया थी। और इस थोपी हुई प्रक्रिया के कारण क्या थे? पहली बात तो भू राजस्व की रकम को पूरा करना, क्योंकि किसानों के ऊपर थोप रखा था बहुत ज़्यादा रेवेन्यू। और भारतीय किसान क्या थे, वो नकदी फसलों को अपनाने के लिए मजबूर हो चुके थे। मद्रास के एक गवर्नर ने एक किसान से कहा था, मद्रास के गवर्नर से एक किसान ने कहा था, एक इंसिडेंस है कि हम कपास इसलिए उगाते हैं ताकि इसको हम खा नहीं सकें और जो रेवेन्यू है ना उसको हम चुका सकें। सोचिए आप क्या स्थिति होगी। जब 1813 का चार्टर आया था, चार्टर सारे पढ़ेंगे हम अभी, तो अभी 1813 वाला देख लेते हैं। तो उसमें व्यापारिक खाता और राजस्व खाता को अलग अलग कर दिया। तो जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको प्रॉब्लम हो गई मुनाफे की, उनको मुनाफा नहीं हो रहा था क्योंकि राजस्व खाता और व्यापारिक खाता अलग अलग कर दिया था। तो कंपनी ने इस लाभांश को पूरा करने के लिए अफीम, नील और कपास की खेती को प्रोत्साहन दिया। ये भी रीज़न था। ब्रिटेन के कच्चे माल और खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत की जो कृषि थी उसका कमर्शियलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो उसका सुगम मार्ग प्रशस्त करने के लिए, यानी कि उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक सशक्त कृषि आधार जरूरी था और वो ब्रिटेन के पास तो था नहीं। तो वो भारतीय कृषि का उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यापक दोहन किया। ब्रिटेन में जो नगरीय जनसंख्या थी उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज की जरूरत पड़ती थी और वो अनाज कहाँ से जाता था? भारत से जाता था, क्योंकि ब्रिटेन तो अनाज के मामले में आत्मनिर्भर था नहीं। तो उन्होंने भारतीय अनाजों का बहुत ज़्यादा उपभोग किया। 1817 में पौंड की तुलना में रुपयों के मूल्यों में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई। एक रीज़न ये था कि चीन के साथ व्यापार संतुलन।
क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में था। तो कंपनी से ना, कंपनी क्या चाहती थी कि बैलेंस अपने पक्ष में करना चाहती थी, क्योंकि वो तो बहुत सेल्फिश थे, वो कैसे देख सकते थे कि बैलेंस हमारी साइड नहीं है। तो उन्होंने एक उपाय किया कि भारत में चाय की खेती पर बल दिया और चीन से होने वाले चाय के आयात को कम कर दिया। इससे क्या हुआ, भारत में अफीम की खेती को बढ़ावा मिला और जो चीन के पक्ष में जो कमर्शियल बैलेंस था, जो व्यापार का संतुलन था, वो हो गया अब ब्रिटेन की साइड में। तो ये सब हुआ था। अब अगर हम इसके इम्पैक्ट्स देखें तो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अगर हम देखें, इसके हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। अगर हम पॉजिटिव देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से जुड़ गई और इससे क्या हुआ, उच्च स्तरीय सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं के विकास को बढ़ावा मिला। किसानों को भी, जो बड़े किसान थे उनको फ़ायदा हुआ कृषि के वाणिज्यीकरण से, छोटे किसानों को तो बेचारों को कोई लाभ हुआ नहीं था। मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, ठीक है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का जो है वो हुआ और विशेष फसल के उत्पादन से विशेषीकृत क्षेत्रों का विकास हुआ, यानी कि स्पेशलाइजेशन हो गया किसका, फसलों का, ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो गया। अब इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखें तो पहली बात, भारत से धन की निकासी में बहुत ज़्यादा तीव्रता से हुई, विऔद्योगीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, ग्रामीण जो थे वो बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्त हो गए, उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया, भुखमरी, बेरोजगारी, आर्टिफिशियल अकाल पड़ते थे, मानव जनित अकाल पड़ते थे, बंगाल का अकाल, उड़ीसा का अकाल, व्यावसायिक कृषि से धनी और निर्धन कृषक, ये जो थे इनके बीच में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। जो अमीर किसान थे और गरीब किसान थे इनके बीच में खाई बन गई, अमीर बहुत अमीर हो गए और गरीब बहुत गरीब हो गए, ये भारत की विशेषता है ही। तो ये जो थी ये एक थोपी हुई प्रक्रिया थी। नकदी फसलों की खेती में बहुत ज़्यादा लागत आती थी और साहूकारों से कर्जा लेना पड़ता था, तो किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो कुल मिलाकर इसने जो है तबाह कर दिया भारत की कृषि व्यवस्था को, और मतलब व्यवसायीकरण से बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई भारत में, और ये सब कुछ था। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। तो ये सारा था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा है आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।